हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्री बोर्ड का विद्यावार्थी का पेपर। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए देर न करते फटाफट से देखते हैं इसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है, आउटसाइड लाइबिलिटी 2,10,000 रुपये है, पार्टनर्स का कैपिटल 3,60,000 रुपये है, कैश 30,000 रुपये, अदर एसेट्स रियलाइज दिया हुआ है 4,50,000 रुपये। तो आपसे पूछा गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना होगा। देखने में ये क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन छोटा है नहीं। एक्चुअली हमें इसमें सबसे पहले जो आइटम दिए उसको हम एक बार बैलेंस शीट में लिख करके देखते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन किया हुआ है अभी। तो बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले लिखा आउटसाइड लाइबिलिटी 2,10,000 रुपये, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। पार्टनर्स कैपिटल लिखा हमने 3,60,000 और इसके बाद लिखा कैश हमने 30,000। ये तीनों आइटम हमको क्वेश्चन में गिवन थे। उसके बाद जब बैलेंस शीट का टोटल किया तो लाइबिलिटी का टोटल आया 570, एसेट्स का टोटल भी 570 होगा, जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आता है। तो इस तरीके से अदर एसेट्स जो हमारी बैलेंसिंग फिगर बचती है वो बचेगी 5,40,000 रुपये की। यानी कि हमारे पास ये जो तीनों आइटम दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज़, पार्टनर्स कैपिटल और कैश, ये तीनों आइटम हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिए। बैलेंस शीट में पोस्ट करने के बाद हमारे पास अदर एसेट्स का वो बैलेंस बचा हुआ आया 5,40,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम। हाँ जी, तो इसके आने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट तैयार कर रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में अदर एसेट्स हमारा जो 540 का था वो इधर आ जाएगा, और आउटसाइड लाइबिलिटी 2,10,000 रुपये की थी वो क्रेडिट साइड आ जाएगी। इसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटी को क्वेश्चन जब कुछ नहीं कहता है तो उसे पे करना होता है, तो 2,10 हमने यहाँ पे पे कर दिया। और कैश रियलाइज्ड हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पर हमको अदर एसेट्स रियलाइज दिया है 4,50,000 रुपये। तो इस 4,50,000 रुपये को हम बाई कैश के नाम से एसेट्स रियलाइज्ड यहाँ पर लिख लेंगे। तो फिर हम रियलाइजेशन का टोटल करते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 7,50,000, जो कि क्रेडिट साइड के टोटल से 90,000 ज़्यादा है। तो इस तरीके से इस रियलाइजेशन में 90,000 रुपये का लॉस हो गया। तो देखते हैं 90,000 के लॉस का यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। 90,000 का लॉस इस तरीके से हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन दिखने में आसान है लेकिन है नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 इसका गलत है, थोड़ा सा उसमें डाउट है। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है असर्शन की वो थोड़ी सी आप चेक कर सकते हैं। पी क्यू एंड आर पार्टनर हैं। आर ने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए अदर पार्टनर से ज़्यादा, तो क्लेम कर रहे हैं 6% इंटरेस्ट ऑन इज एक्सेस कैपिटल। ठीक है, और दूसरा इसका जो रीज़न दिया है वो दिया इंटरेस्ट ऑन लोन इज ट्रीटेड एज चार्ज नॉट एप्रोप्रिएशन। तो अगर हम इसके हिसाब से जाएं तो असर्शन तो सही बिल्कुल नहीं है, तो हम डी ऑप्शन इसमें लगा सकते हैं, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीजन इज़ ट्रू। बट ओवरऑल ये जो असर्शन है ये गलत है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में कह रहा है कि जो टी है विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट 12% पर एनम एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹1080, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग विल बी। इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको क्वेश्चन घुमा करके दिया है, सीधा सीधा अमाउंट पूछा है, इंटरेस्ट नहीं पूछा है आपसे, अमाउंट पूछ लिया है। तो अमाउंट जब पूछा है तो क्या करेंगे हम उस केस में। अब जब हमने पहला ड्राइंग करते हैं क्वार्टरली एंड में, तो पहला ड्राइंग करने के बाद हमें मिलते हैं 9 महीने। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च हमने मान लिया, तो मार्च के एंड में लिया, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने बचेंगे। लास्ट ड्राइंग करेंगे तो हमारे पास कोई महीना नहीं बचेगा, इसका एवरेज करके आएगा 4.5 मंथ। तो एक अमाउंट है जो हमने विड्रॉ की है, हमें नहीं पता, यही हमको निकालनी है, तो हमने इसको एक्स मान लिया। क्वार्टरली कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 4 किया इंटू 4/5 जो यहाँ से निकाला अपॉन 12 इंटू 12%, जो बराबर होना चाहिए 1,080 के। तो 12 से 12 कट करने के बाद पॉइंट हटा के 1 0 यहाँ बढ़ा लिया। कैलकुलेशन भी आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये हो गया 4x, 4 का मल्टीप्लाई x से हुआ 4x इंटू 45/1000 इज इक्वल टू 1080। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 6,000 रुपये का अमाउंट। ये एक क्वार्टर का आया है, एक क्वार्टर का 6,000 रुपये है, तो पूरे साल का जो अमाउंट आएगा वो 4 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये से देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही हो रहा है। ऑप्शन इसका सही हो रहा है 24,000 से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर।
ए और बी दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, यही इसमें तुर्का इक्का है कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। प्रॉफिट वॉज नॉट सफिशिएंट टू पे सैलरी टू ए, 27,000 टू पे कमीशन 18,000। यानी जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और सैलरी मिलनी है ए को 27,000, बी को कमीशन मिलना है 18,000, लेकिन कमीशन बी को जो पे हो रहा है वो हो रहा है 12,000, तो आपको बताना है कि ए को कितनी सैलरी मिली है। तो प्रॉफिट जब सफिशिएंट नहीं होता है तो इस केस में देखते हैं क्या हो सकता है। प्रॉफिट इज़ नॉट सफिशिएंट वाली कंडीशन है, पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन है। ए को सैलरी मिलनी है 27, बी को कमीशन मिलना है 18। तो इन दोनों अमाउंट जो मिलना है हम इसका रेशियो निकालते हैं। तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो 3:2 वो निकाल लिया हमने, 3/5 2/5। तो अब हम इसको जो सॉल्व कर रहे हैं वो यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो 12,000 है, ये 12,000 मिल रहा है बी को, इसका रेशियो आ रहा है 2, तो 12,000 तो बराबर है 2 के, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी x, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो आई 12,000 इंटू 3/2, 2 6 12,000, तो ये हो गया 6,000 इंटू 3 18,000। तो इस तरीके से ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 18,000 रुपये। कितना मिलेगा, 18,000 रुपये। तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। इसका सी ऑप्शन बन रहा है, ए को जो मिलना चाहिए 18,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी ने इशू किए 1,007% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% डिस्काउंट एंड रीपेबल एट 10% प्रीमियम, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर पे होने वाले लॉस, अब देखो इसमें जो इशू हो रहा है वो डिस्काउंट पे हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है। 1,000 डिवेंचर है 100 रुपये का एक है, तो फेस वैल्यू इसकी हो गई 1,00,000 रुपये। कितनी होगी फेस वैल्यू, 1,00,000। इशू प्राइस कितना है 95,000। रिडेम्पशन प्राइस कितना है, 10% का प्रीमियम है, तो 1,00,000 का 10% हो गया 1,10,000। तो यहाँ पे हमारा लॉस कितना हुआ 10,000। 10,000 का जो लॉस है ये तो रिडेम्पशन पर है, और 5,000 का जो लॉस है ये इशू पर है। तो दोनों का लॉस मिला करके कितना होता है, 15,000 रुपये लॉस होता है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, 15,000 रुपये का लॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 5 में आते हैं। चारू एक पार्टनर है, इसको गारंटी दी है कि उसका शेयर का जो प्रॉफिट है वो 60,000 से कम नहीं होना चाहिए। डेफिशिएंसी इफ एनी वॉज टू बी बॉर्न बाय द अदर पार्टनर, आरोही एंड भवी इक्वली, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो अदर पार्टनर्स के द्वारा इक्वली बॉर्न की जाएगी। लेकिन इसमें ईयर एंड में ओहो यार क्या हो गया, ये तो लॉस हो गया बच्चों, 1,80,000 रुपये का लॉस हो गया। तो क्या करें, इस लॉस को तो कवर करना ही करना है, साथ ही साथ ये जो 60,000 की गारंटी दी है ना आरोही ने भवी ने मिलके, वो भी उनको पूरी करनी पड़ जाएगी। बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे, देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब 60,000 का लॉस कवर तो करना है बच्चों। चारू रिसीव्ड अ गारंटी 60,000 रुपये फ्रॉम द फर्म, तो डेफिशिएंसी आरोही और ये पूरी कर रही है। फर्म को ऑलरेडी लॉस है 1,80 का, 60,000 का जो गारंटेड प्रॉफिट पे करना है उसको जोड़ा तो ये आया 240, दोनों को बराबर बांट दे। तो आरोही और भवी दोनों 1,20,000 रुपये का जो कैपिटल है उनका डेबिट हमको करना पड़ेगा। पूछा क्या है, वॉट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू आरोही कैपिटल अकाउंट। अगर ये आरोही की जगह भवी का भी पूछा होता तो भी आंसर हमारा कितना होता, 1,20,000 रुपये ही होता। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है विच account will be debited if creditors of 40,000 taken and unrecorded assets of ₹50,000 in full settlement। देखो जी, ये क्रेडिटर्स हैं और ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 50,000 रुपये की। तो 50,000 रुपये की अनरिकॉर्डेड एसेट्स हम किसको दे रहे हैं, क्रेडिटर्स को दे रहे हैं। अब क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं आउट्स, कोई एसेट्स और कोई एसेट्स होती, कोई रिकॉर्डेड एसेट्स होती, तो उस केस में भी क्या होता है, नो एंट्री होती हमारे यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी दी जाए, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट्स पहले से ही बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है और क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है वो ऑलरेडी पे हो चुका है, ठीक है। तो इस केस में हम इसका सीधा सीधा आंसर नो एंट्री पे जाएंगे, इसकी हम कोई एंट्री नहीं बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ओमी, लीला, अंबर 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा जो है डाउट है, दिक्कत है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो इनका जो गेन सेक्रीफाइस हमको पहले निकालना पड़ेगा 5:3:2 से 2:1:1 से, जो निकल के आएगा 1/20 1/20। एक गेन करेगा, एक सेक्रीफाइस को करेगा। बता देता हूँ मैं, जो इसमें पार्टनर है लीला वो तो सेक्रीफाइस करेंगी और जो पार्टनर अंबर हैं वो गेन करेंगे। तो अंबर कैपिटल डेबिट टू लीला कैपिटल होना चाहिए। इसमें कितने रुपए से? 15,000 रुपये से। अब 15,000 में जब उल्टा हम 20 का मल्टीप्लाई लगाएंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? वो 3 लाख निकल के आएगा, जो इसमें कहीं ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट पर आते हैं। गुडविल फर्म की वैल्यूड है 90,000 रुपये अकॉर्डिंग टू 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसमें भी गुडविल का जो ये उम्दा क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ। गुडविल का जो क्वेश्चन है वैल्यूएशन उल्टे तरीके से निकलवाया है। तो गुडविल की वैल्यू दी हुई है 90,000 रुपये, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर इज इक्वल टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन कितनी है? 90,000। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2, तो सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा 45,000। अब क्वेश्चन में हमें ये पता चल गया कि सुपर प्रॉफिट कितना है। इसके बाद हमारे पास क्या है क्वेश्चन में? वो ये कह रहा है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड बाय द अदर फर्म है वो है 50,000 रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट हमने 50,000 रुपये का अर्न किया है। तो जब नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 का अर्न किया है तो सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में जो डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट हमने लिखा 45,000, एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता नहीं है और नॉर्मल प्रॉफिट है एक्स। सुपर वो जो प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से हमें नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना होता है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, ये 50 से उठ के वहाँ चला जाएगा, तो 45,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 95,000। तो 95,000 रुपीज़ का हमारा क्या निकल के आएगा? ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा जो क्वेश्चन में पूछा है। तो आंसर होता है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 7 शेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसको। आर्या लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 12,000 शेयर, 10 रुपये का एक है, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन कॉल। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी was received, which was of the following application money if received restrict the company to proceed with the allotment of shares as per SEBI guideline। मैं 3 सेकंड का पॉज देता हूँ, यहाँ पर पॉज करके आप इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेंगे एक बार। इसमें ये कहा है कि भाई जो सेबी की जो गाइडलाइन है वो तो ये कहती है कि जितने आपको एप्लीकेशन आपने इशू करी है, इनवाइट की हैं एप्लीकेशन, उसके आपको 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। तो 90% शेयर कितने होते हैं जी? 12,000 के। 12,000 के जो 90% शेयर होते हैं, इशूड शेयर थे 12,000। 12,000 का 90% 12 नंबर 108 यानी 10,800 शेयर होते हैं। तो 10,800 शेयर पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से आपको कितनी मिलनी चाहिए? 32,400 रुपये मिलनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 32,400 रुपये ये एप्लीकेशन मनी आपको मिलना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी, वो पूछ रहा है ना इसमें से कौन सी एप्लीकेशन मनी आपको सेबी की गाइडलाइन के अनुसार मिलनी चाहिए जो कंपनी के लिए रेस्ट्रिक्ट की हुई है। अदरवाइज अलॉटमेंट का पैसा, जो एप्लीकेशन का पैसा है, वो वापस करना पड़ जाता है कंपनी को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। XYZ पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 7:1 है, Y रिटायर हो रहा है, अमाउंट ट्रांसफ़र है उसके कैपिटल उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया 1,08,000 रुपये, विच इज़ पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 1,08,000 के एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाते हैं तो भाई कितना निकल के आता है? 1,08,000 का इंस्टॉलमेंट बनाते हैं तो डिवाइड 3 करेंगे, तो डिवाइड 3 करके जो निकल के आएगा वो आएगा 36,000 रुपये। तो अब इसमें मैं आपको दूसरे तरीके से बताना चाहता हूँ। वो ये पूछ रहा है कि आपसे द टोटल अमाउंट पेड फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो भाई 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं,
पहली इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट। वो आपसे थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है वो पूछ रहा है। क्वेश्चन में 1,08,000 डिवाइड 3 किया तो 36,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट जब पे होगी तो पूरे 1,08,000 पर इंटरेस्ट पे होगी 6%, जो निकल के आएगी 6,480। अगर वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि पहली इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट देना है तो 36,000 में आपको 6,480 ऐड करना पड़ता, तो ये निकल के आता 42,480। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करना है, तो 36,000 में आप जो टोटल पेमेंट था 1,08,000 का, उसमें पहली इंस्टॉलमेंट जो थी वो 36,000 की पे हो गई ना, वो माइनस कर दी तो कितना पेमेंट बचा, 72,000 रुपये। अब 72,000 का 6% कितना निकल के आया, 4,320 प्लस 36,000, तो पेमेंट कितना हुआ, 40,320। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट पे होगी 40,320 की, और तीसरी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी 36,000 प्लस 2,160, यानी बचे हुए 36,000। 72 में से 36 गए तो 36, 1,8 में से 36 गए 72, 72 में से 36 गए 36, तो 36,000 पे 6% लगा के 2,160 आ गया। तो टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी होगी बेस अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 36,000 प्लस 2,000 38,160 रुपये। तो आपका जो आंसर बन रहा है इसमें वो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, 38,160 रुपये। और में एक क्वेश्चन दिया है, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू एडमिटेड पार्टनर इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। वो कहते हैं ना कि जब कोई कंडीशन नहीं होती तो ओल्ड इज गोल्ड, यानी ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उसे पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। अब कंडीशन नहीं होती है तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ओल्ड रेशियो दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होती है भैया, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर लो। तो एंट्री हो गई, इन्वेस्टमेंट को क्या करो, डेबिट, और क्रेडिट क्या करो, रिवैल्यूएशन। तो ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। 10th में क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसमें जो आंसर निकल के आएगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वैसे कॉल्ड अप से भी करना चाहें तो कॉल्ड अप से ऑप्शन के हिसाब से तो कॉल्ड अप से आंसर बन रहा है। जैसे शेयर फॉरफिट किए हमने, शेयर फॉरफिट किए 7 रुपये कॉल्ड था, 2 नहीं मिला तो 5 मिल गया, तो 5,000 रुपये शेयर फॉरफीचर में आ गया। फिर रीइशू हुआ। अब रीइशू जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना वो फुली पेड अप पे होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फुली पेड अप पे होता है रीइशू। तो फुली पेड अप पे रीइशू होने की वजह से 5 रुपये आ रहे हैं, 10 रुपये का शेयर हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 रुपये का आपका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज़ हो जाएगा शेयर फॉरफीचर में। तो 5,000 आए थे, 5,000 यूज़ हो गए, तो हमारा जो फॉरफीचर जो कैपिटल रिजर्व बचा वो नील बचा। क्या बचा, वो नील बचा, ठीक है ना। बाकी अगर कहीं कॉल्ड अप प्राइस पे ये आता है कि री इशू के टाइम पर हम जब कुछ ना दिया तो कॉल्ड अप प्राइस मान सकते हैं, अगर ऐसा कोई आपको कहीं मिले पॉइंट तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का, ठीक है। तो 10वें का आंसर हमने इसमें ई ऑप्शन निकाला है नील, यानी इसमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो नील ऑप्शन है वही बन रहा है, कैपिटलिज्म में अमाउंट जाएगा 0। 11वां जो क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता देता हूँ कि कॉल्स इन एडवांस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। इसके बाद तुषार लिमिटेड सेटल्ड द एप्लीकेशन बाय अलॉटिंग द शेयर रेशियो 5:3, यानी जिन लोगों ने 5 के लिए अप्लाई किया था उनको 3 शेयर इशू किए हैं। तो महेश ने अप्लाई किया था 2,000 शेयर, तो उसको कितने शेयर अलॉट हुए होंगे। यूनिटरी मेथड लगा दो भैया, मैथमेटिक्स वाला 4th क्लास फिफ्थ क्लास में जो पढ़ते हैं, 12th क्लास तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। 5 अप्लाई किए तो 3 दिए, 2,000 अप्लाई किए तो x देंगे, x की वैल्यू आएगी 1,200 शेयर। क्या निकल के आएगी, 1,200 शेयर। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी, 1,200 शेयर, ठीक है। पॉज करके देख सकते हैं, क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 13, डेजी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ आर इशूड एट प्रीमियम 10% विद अलॉटमेंट। जो प्रीमियम है ना वो अलॉटमेंट के साथ है,
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, जिसमें हमने जो फाइनल कॉल है ₹3 पर वो पर शेयर की, उसका पेमेंट नहीं किया है। तो खास बात तो ये यहाँ पर ध्यान दें कि इसका मतलब जो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, अलॉटमेंट तो मिल गई है। नॉन पेमेंट किसका है? फाइनल कॉल का है। तो फाइनल कॉल नहीं मिली है, नहीं मिली तो बढ़िया, प्रीमियम तो मिल गया ना। प्रीमियम मिल गया तो भूल जाओ जी, अब तो हमारी एंट्री आसान हो गई। प्रीमियम मिल गया तो भूल जाओ। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइश्यूड, फुली पेड अप फॉर 15, मतलब फुली पेड अप है, यानी फुली पेड अप मतलब फेस वैल्यू यानी कि ₹10 का शेयर है, ₹15 में हमने रीइश्यू किया। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना आएगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब मैंने तो देखो पूरा प्रॉपर किया, आप इसको शॉर्ट में भी ख़त्म कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब बच्चों को समझ में, मैं तो इसलिए पूरा किया है। तो सबसे पहले मैंने लिखा प्रीमियम मिल चुका है, अलॉटमेंट पे टिक तो प्रीमियम पे वो ऑटोमेटिक टिक। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, 200 शेयर पे ₹10 के हिसाब से। फाइनल कॉल था यहाँ पे बच्चों, फाइनल कॉल मिल गया तो इसका मतलब फेस वैल्यू पूरी आ गई, फेस वैल्यू तक हमने कॉल्ड कर लिया। तो 200 × 10 2000, नहीं मिला ₹3 नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर्स में 200 × 3 के हिसाब से 600 और शेयर फॉर फ्यूचर में 1400। ठीक है, अब बात यहाँ पर वही है कि 200 शेयर पे फॉर फ्यूचर है 1400, तो 100 शेयर पे फॉर फ्यूचर हमने पहले से ही निकाल लिया, वो आएगा 700। कितना आएगा? 700। अब रीइश्यू जो किया है वो 15 पर शेयर किया है, तो 100 शेयर पे ₹15 के हिसाब से हमारे पास आ गए ₹1500। मांगे कितने थे? ₹100 पे ₹10 के हिसाब से मांगे थे ₹1000। ₹500 का हमारा हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी हमने इस फॉर फीचर के खजाने का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया। और जब हमने फॉर फीचर के खजाने का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या करेंगे हम? जो 1400 है, इस 1400 का जो प्रपोर्शनेट अमाउंट निकाला 700, तो 700 हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो कैपिटल रिजर्व होगा फर्स्ट पार्ट में, वो कितना निकल के आ रहा है? वो 700 निकल के आ रहा है। सॉल्यूशन आपको दिखा दिया है। कंपनी फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 20 ईच, अब ₹20 का शेयर हो गया है जी। नॉन पेमेंट ऑफ 6 ऑफ रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ भी ₹6 की फर्स्ट और फाइनल कॉल है। केवल 200 शेयर रीइशू करें, 15S फुली पेड, यानी ₹20 का शेयर है, बट यहाँ पे डिस्काउंट हो गया क्योंकि फेस वैल्यू ₹20 है ना। ₹20 का शेयर ₹15 में इशू हो रहा है, आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताना है। ओ जी कोई बात नहीं जी, इसको भी हम आपको बता देते हैं। अभी देखिए, अब यहाँ पर 20 में से 6 नहीं मिले। अब मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करी है। 6 नहीं मिले तो इसका मतलब कितने मिल गए? 14 मिल गए। तो 14 मिल गए तो 500 शेयर पे ₹14 के हिसाब से मिले तो ₹7000 मिल गए। तो ₹7000 मिले 500 शेयर पे, तो 200 शेयर पे कितने मिले? X मिलेंगे। तो X की वैल्यू आएगी ₹2800। ये मैंने एंट्री नहीं करी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे एंट्री करके आपको बताई थी, यहाँ पे एंट्री नहीं करी। यहाँ पे मैं MCQ के हिसाब से डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भी सीखें कि जल्दी कैसे कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ रीइशू, अब रीइशू हुआ ₹15 में, ₹20 का शेयर है, तो ₹5 का क्या हो गया? शेयर फॉर फ्यूचर आ गया। बैंक डेबिट 15 दूनी 30, 3000, 200 पंजे 1000, और 200 का मल्टीप्लाई 20 से किया तो 4000। 1000 हमारा यूज़ हो गया 2800 में से, तो ₹1800 जो हमारा बचा वो क्या बचा? कैपिटल रिजर्व बचा। तो कैपिटल रिजर्व में जो एंट्री होगी वो ₹1800 से होगी। तो नन ऑफ दीज, इसका डी ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है ना वो गुमराह करने के लिए दिया हुआ है आपको। हाँ 18,000 दिया है, 10,800 दिया है, 10,000 दिया ना, वो नन ऑफ दीज बच्चे लगा देते 18,000। अच्छा मिस प्रिंट हो गया होगा, कोई नहीं, ऑप्शन बी है बेटा, ऑप्शन डी है इसका। नन ऑफ दीज में आ जाएगा हमारा जो आंसर आ रहा है ₹1800। 14 क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, नहीं जी। प्रोडक्ट मेथड तब यूज़ किया जाता है जब ड्राइंग करना तो अमाउंट फिक्स होता है ना पीरियड फिक्स होता है। तो आपका ए करेक्ट है, आर रॉन्ग है। तो इसका ए ऑप्शन बनेगा ए। assertion is correct but reason is wrong. Question number 15.
15वीं बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में दे दिया है। एमपीए 3 पार्टनर है, 80,000, 40,000, 50,000 के, इनका शेयर है 6764। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुई है 10% पर एनम से, लेकिन रॉन्गली क्रेडिट हो गई 12%। 12% रॉन्गली क्रेडिट हो गया, 10% होना चाहिए था। व्हाट अमाउंट ऑफ पीस करंट अकाउंट विल बी। तो इसके लिए छोटा सा एक वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन है, मैंने 2 तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन मैं जो तरीका है आपके सामने रख रहा हूँ। समझाने के लिए बता देता हूँ कि जैसे आपको 12% पहले गलती से क्रेडिट हो गया, कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है, क्रेडिट टू देम 12%, बट रॉन्गली क्रेडिट टू देम 12%। 12% गलती से क्रेडिट हो गया, ओहो गलती हो गई, गलती से जो क्रेडिट हो गया तो अब सही करने के लिए उसको डेबिट करो। तो 12% को डेबिट करना है और 10% को क्रेडिट करना है। तो भैया हमने 12% को डेबिट किया है। तो कैपिटल जो है इन तीनों पार्टनर की मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा आपकी सुविधा के लिए, 80,000, 40,000 और 50,000। अब 12 अठे 96, 9600, 12 चौका 48, 48 और 12 पंजे 60, 6,000। ये तीनों अमाउंट हो गई डेबिट। 10% से क्रेडिट होना चाहिए, इन्हीं का 10%, 80,000 का 8,000, 40,000 का 4,000, 50,000 का 5,000 क्रेडिट हो गया। डेबिट का टोटल किया तो आया 20,400, क्रेडिट का टोटल किया तो आया 17,000। तो क्रेडिट पे कितना कम है, 3,400। 3,400 को 764 में डिस्ट्रीब्यूट करना। बच्चों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 2 जा 34, तो 200 रुपये निकल के आया। 200 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 800। ये आ गया। इन दोनों को हम ऐड करेंगे अमाउंट को, तो ये आ रहा है 9,400। 9,400 क्रेडिट, 9,400 क्रेडिट और 9,600 डेबिट। तो डेबिट का ज़्यादा है 200, तो डेबिट का ज़्यादा है 200। 4,000 और 1,200 5,200, 5,200 क्रेडिट, 4,800 डेबिट। तो क्रेडिट का ज़्यादा है 400। ऐसे ही 5,800, 5,800 ये आपका डेबिट का ज़्यादा है 6,000। 5,800 कम है, 6,000 ज़्यादा, डेबिट का ज़्यादा है 200। तो 400 क्रेडिट, 200 डेबिट, 200 डेबिट। तो इसमें हुआ एम्स करंट अकाउंट डेबिट 200, एस करंट अकाउंट डेबिट 200, टू पीस करंट अकाउंट क्रेडिट 400। तो ये हो गया 400 क्रेडिट। ठीक है, तो पीस का करंट अकाउंट 400 क्रेडिट हो जाए। ऑल्टरनेटिवली मैंने इस सॉल्यूशन को इस तरीके से किया है, 12 में से 10 घटा दो। 12% जो किया था वो ऊपर हमने डेबिट किया था, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा 2-3 मिनट का। 12% जो ऊपर किया था वो हमने देखो डेबिट किया था ऊपर, यहाँ पर डेबिट 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 12%। तो 12% को डेबिट का करेंगे, 10% को क्रेडिट का वो करेंगे। तो डिफरेंस हमारा जो आएगा वो किसका ज़्यादा है, 2%, डेबिट का ज़्यादा है ना। तो 2% से डेबिट ले लेंगे अमाउंट को हम, तो 80,000 का 2%। अब सीधे हमने क्या निकाला, 2%। 80,000 का 2% 1,600, 40,000 का 2% 800, 50,000 का 2% 1,000। ठीक है, कैपिटल का सीधे हमने 2% ऑफ कैपिटल निकाल दिया। अब इसके बाद ये हो गया 3,400, डेबिट हो गया। तो क्रेडिट भी कितना होना चाहिए, 3,400। तो ये डिस्ट्रीब्यूट जो पहले किया था 1,400, 1,200, 800, उसको यहाँ कर देंगे 1,400, 1,200, 800। तो 1,600 डेबिट के, 1,400 क्रेडिट के, तो 200 हो गए डेबिट के ज़्यादा। किसका ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट का 400। किसका ज़्यादा आ रहा है, डेबिट का ज़्यादा आ रहा है, तो डेबिट का 200। एंट्री हमारी वही बनेगी, एम्स कैपिटल डेबिट, एम्स करंट अकाउंट डेबिट, एस करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट। ये मैंने ऑल्टरनेटिव इसलिए बताया ताकि आप दोनों तरीके से जो आपको बेहतर लगे उससे आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो करंट अकाउंट हमारा जो क्रेडिट आ गया वो कितने रुपए आ गया जी, करंट अकाउंट क्रेडिट आ गया 400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बन रहा है हमारा आंसर सही। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्टनरशिप में ड्राफ्ट हो रहा है, प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो तैयार होता है। अगले 4 MCQ की ओर बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। एन ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइमिंग बिटवीन, भैया
पैसा लगाया बिजनेस के अंदर और बिजनेस के अंदर पैसा लगाने के बाद हमारे पास सेल हो गई और कैश वापस आने तक वो प्रोसेस होता है। तो एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑप्शन नंबर डी। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 27 में सेकेंड पार्ट, इसमें क्या बनेगा? इसमें आंसर इनकरेक्ट जो बनेगा वो बनेगा, आप पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एन इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा ये फाइनेंशियल पोजीशन इनकम स्टेटमेंट बताता है कि बैलेंस शीट बताती है? तो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट नहीं, बैलेंस शीट बताती है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, करंट रेशियो 2.5:1 है, करंट लायबिलिटी 4 लाख है, आपको वर्किंग कैपिटल बतानी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5/1, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है 4 लाख। तो करंट एसेट्स हमारी आ जाएगी 10 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वर्किंग कैपिटल होती है CA माइनस CL। तो CA 4 लाख, CL 2 लाख, तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल आ गई 6 लाख। तो वी आर गोइंग फॉर राइट ऑप्शन 6 लाख, ऑप्शन नंबर ए। प्लांट कॉस्टिंग 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप 20,000, सोल्ड एट प्रॉफिट 8,000। बेटा एक कॉस्ट है प्लांट की 1 लाख रुपए, उस पर डेप लगाया 20,000 रुपये और बेचिए 8,000 के प्रॉफिट पर। तो 1 लाख में से 20,000 गए तो 80,000, 8,000 का प्रॉफिट उसमें ऐड कर दिया तो सेल प्राइस कितना हुआ? 88,000 रुपये। तो 88,000 रुपये, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑलरेडी वीडियो 30 मिनट का हो चुका है, बस फटाफट से फिनिश करने वाले हैं इसको। इसके बाद है सेकंड पार्ट, इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स दिया है 2.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन 2.5 लाख रुपए का स्टार्ट, वो 2 लाख रुपए का स्टार्टिंग में, क्लोजिंग में 2.5 लाख रुपए। ड्यूरिंग द 2022-23 कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख। तो कंपनी ने लोन रीपेड किया है 1 लाख रुपए। अब 22 से 23 में जाएं तो 1 लाख तो बढ़ रहा है, 1 लाख रीपेड हो रहा है। तो देखिए ज़रा मैंने थोड़ा अकाउंट से बनाने की कोशिश की है, सिंपल है वैसे तो। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट 2.5 लाख। अब जो रीपेड किया है वो 1 लाख के नाम से टू बैंक में आ गया। ये कौन सा वाला आया? रीपेड वाला। इसका टोटल क्या तो 3.5 लाख आया, और इसका मतलब जो बैलेंस बच रहा है बैंक में, जो हमने लोन लिया है ड्यूरिंग द ईयर, वो 1.5 लाख का लिया है। तो 1.5 लाख का जो लोन लिया है उसमें कैश हमारा बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, और यहाँ पे हमारा जो कैश है वो घट रहा है, जा रहा है। तो 1.5 प्लस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो 50,000 है वो क्या हो रहा है? वो कैश हमारा आ ही रहा है, इनफ्लो हो रहा है कैश का। 1.5 आ रहा है, 1 जा रहा है, सीधा सा हिसाब ये है। तो 50,000 रुपये कैश हमारे पास आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास? नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 50,000। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 30, फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द following two statement of assertion A and reason indicate the correct code. While preparing cash flow statement, cash withdrawn from bank result is no flow. कैश हमारे पास बैंक में रहे चाहे हाथ में रहे, एक ही बात है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, नो फ्लो ही होगा। इसका सही है। देयर इज नो चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बात है, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो इसका सही आंसर बन रहा है डी ऑप्शन, सॉरी, both A and R true and R is the correct explanation of A। ठीक है, करेक्ट दोनों हैं, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन के बिहाफ पे ही दिया है इन्होंने, सही ऑप्शन वो है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो 20 MCQ आपके इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्ड की तैयारी करिए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू।